नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और आज से हम लोगों को अपना जो पहला चैप्टर है 11th क्लास का यूनिट्स डायमेंशन एंड मेजरमेंट, इसे शुरू कर लेना है। पिछले 2 लेक्चर तक हमने आपको जो है उसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में बात किए हैं, और विशेष तौर पे सिलेबस और साथ में जो आपको पढ़ने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये तमाम बातें पर हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में जो है हम लोगों ने चर्चा किया विस्तार पूर्वक। और उम्मीद है कि आप हमारी बातों को जो है ढंग से समझ पा रहे होंगे, और तमाम चीजें जिस अनुसार से हमने आपको अरेंज करके दिया था, आपको याद होगा जब सिलेबस हमने बताया था तो एक सीक्वेंस वे में हमने अपने अनुसार से चैप्टर्स और बाकी चीजों को जो है कुछ चीजों को जो है हमने अरेंज किया था, जिसमें बेसिक्स भी आ गए, है ना। तो वो तमाम बातें हम लोग उसी सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज जो चलेगा, इसमें हम लोग सेम टू सेम उसी सीक्वेंस को जो है वो फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप एनसीईआरटी हमेशा रखें। अगर आप 11th क्लास में है तो एनसीईआरटी 11th 12th चाहे कोई भी, ऐसे ही याद रखिएगा, किसी भी क्लास का जो बेस होगा अपना एनसीईआरटी ही रहेगा। एनसीईआरटी आपके पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा अब न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने की बारी आई कि न्यूमेरिकल्स हम बनाए तो किस किताब से बनाएंगे, कौन सा बुक हमारे लिए रहेगा। ठीक है, तो आप मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन का किताब जो है लेकर के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी सीट को आप बना सकते हैं, क्योंकि थेरेटिकल जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको समझने का जो भी चीजें जो आपको जरूरत पड़ेगा, वो तमाम बातें हम आपके लिए तो वीडियोस में उपलब्ध करवाएंगे ही। तमाम बात एक एक चीज आपको हम समझाएंगे ही, तो उधर आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा। उस टाइप के किसी भी समस्या से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली किसी भी कॉन्सेप्ट पर कमांड करने का एक ही रास्ता होता है, और वो होता है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपका उस टॉपिक के ऊपर में उतना ज्यादा कमांड होता चला जाएगा। यही अंतिम हमारे पास जो है हथियार है, इसके अलावा कोई और हथियार है नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी तो चाहिए। आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, एम करीम साहब का किताब आता है न्यूमेरिकल्स का, 11 12 दोनों मिला करके आप देखिएगा, एक मोटा सा इतना सा किताब आता है, और बहुत मने एक तरह से कह सकते हो बेसिक सा किताब है। आप उसको अगर आप ढंग से बनाते हो तो आपका बेसिक इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि इससे जो बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो तमाम क्वेश्चन भी हल होता हुआ आपको नजर आएगा। फिर एस.सी. वर्मा साहब का किताब आता है। एस.सी. वर्मा साहब का किताब तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अब आ रहा है। आप देखिएगा वॉल्यूम 1 जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, तो आप जिस भाषा में चाहो उस भाषा में आप उसको बना सकते हो। लेकिन एम करीम साहब का जो किताब है वो हमने हिंदी मीडियम में देखा नहीं है, ठीक ना। लेकिन आप तमाम कोई भी भाषा में आप परीक्षा दो, समझ जाओगे निश्चित तौर पे, क्योंकि हम तो आपको जो है पूरा क्लास जो है बाईलैंग्वेज लेकर के चलेंगे। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है आपका, वो एक साथ पैरेलली चलेगा, तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों पर कमांड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसीलिए आप किसी भी लैंग्वेज में, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर किताब मिल रहा है, आप उसको लो और उसको बनाओ निश्चित तौर पर। ठीक है, तो चलिए आइए आज से हम लोग शुरू कर लेते हैं 11th का जो पहला टॉपिक है अपना, यूनिट्स डायमेंशन एंड मेजरमेंट, इकाई बीमा और मापन, ये अपना चैप्टर है। देखो, ये चैप्टर हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये तमाम चीजें जो मूल रूप से जुड़ा हुआ है ना, वो जुड़ा हुआ मेजरमेंट वाले टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है, तमाम बातें। हालांकि बीमा थोड़ा अलग है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, माने यूनिट्स डायमेंशन और मेजरमेंट जो टॉपिक है उसमें मूल रूप से केंद्र बिंदु में अगर रखा गया है तो वो मापन को रखा गया है। आप ऐसे भी सोचो, हम लोग कोई भी क्वांटिटी हो, किसी भी तरह की मात्रा हो, उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और मेजर करने के लिए उसको एक मात्रक देते हैं। बिना मात्रक का हमें समझ में नहीं आएगा कि हम किसको मापे हैं। आप ऐसे सोचो, कहीं पर अगर हम सीधे तौर पे 10 लिख दें तो आपको इस बात का जानकारी तो मिल गया कि हमें एक नंबर मिला है और वो नंबर है 10। लेकिन ये 10 किसको माप करके दिया है, क्या इस बात का जानकारी हमें है? बिल्कुल नहीं। केवल अगर नंबर दे दे तो हमें इस बात का जानकारी पता चलेगा ही नहीं कि ये किसका वैल्यू है। लेकिन अगर कहीं पर कोई लिख दे 10 किलोग्राम, आप समझ जाओगे कि द्रव्यमान को तौला गया है, मास को तौला गया है। बात समझे? कहीं पर लिख दिया अगर मान लीजिए 10 सेकेंड, इसका मतलब सीधा होता है समय को मापा गया है। सिंपल सी बात है।
कहीं पर दे दिया 10 मीटर, तो आप समझ जाओगे लेंथ, लंबाई को मापा गया है। माने कहने का मतलब ये होता है, मापन जो हम लोग करते हैं, मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं, तो आप उसके बगल में एक स्टैंडर्ड यूनिट लगाते हैं। इससे क्या है कि उसका पहचान हो जाता है कि हम किस क्वांटिटी को, किस मात्रा को हम मापे हैं, बेसिकली किस भौतिक राशि को मापे हैं। ये शब्द एक आ गया आपका भौतिक राशि। तो कुल मिलाकर के हमारा कहना यह है कि हमारा जो यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट जो चैप्टर है, इसमें हमारा जो मेन केंद्र बिंदु में रहेगा मापन, और हमारा जो शुरुआत होगा इस चैप्टर का एक शब्द से, और उस शब्द का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक राशि। और ये जो शब्द है, यहीं से आपका 11th क्लास का जो फिजिक्स है उसका शुरुआत हो जाएगा। जो टॉपिक मेन रूप से हम लोगों को पढ़ना है यही शब्द से, इसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखो फिजिकल क्वांटिटी तो वैसे एक ऐसा टर्म है जो पूरे फिजिक्स को डिफाइन करता है। यानी पूरे फिजिक्स को आप जब पढ़िएगा तो हर जगह पे आपको भौतिक राशि ही देखने को मिलेगा। आप जिसको माप सकते हो, आप जिसके पास मात्रक दे सकते हो, जिसको आप मात्रक दे सकते हो, तो सामान्य तौर पे जिसको मेजर कर सकते हो, जिसको आप यूनिट देते हो, आप उसको भौतिक राशि कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम लोग तो पूरे फिजिक्स में मेजरमेंट ही करते हैं, कभी करंट को मापते हैं, कभी मास को मापते हैं, कभी डेंसिटी मापते हैं। माने पूरे फिजिक्स में तो हम मापन का ही काम करते हैं, कैलकुलेशन ही तो करते हैं। तो जब पूरा कैलकुलेशन करते हो तो जाहिर सी बात है, ये जो भौतिक राशि जो शब्द है, ये भौतिक राशि फिजिक्स को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, पूरे फिजिक्स के बारे में हमें बता रहा है। कभी हम डेंसिटी माप रहे हैं, घनत्व, कभी हम द्रव्यमान माप रहे हैं, कभी समय माप रहे हैं, है कि नहीं, कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी माप रहे हैं, कभी चुंबकीय क्षेत्र, कभी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड माप रहे हैं। तो ये जो पूरा तमाम चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, तो बेसिकली ये तमाम शब्द को ग्रुप में नाम दिया गया भौतिक राशि। जैसे आप बोले द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि। बात समझे। तो भौतिक राशि का एक बेसिक सा डेफिनेशन बनाया गया, और क्या बनाया गया, इसका बेसिक सा डेफिनेशन बनाया गया, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड हैव स्टैंडर्ड यूनिट इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। वैसी राशि जिसे मापा जा सकता हो तथा उसका कोई मानक मात्रक हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे भौतिक राशि। जैसे आप देखिए द्रव्यमान, समय, फोर्स, इसमें अगर आप गौर करेंगे तो द्रव्यमान को क्या मेजर कर सकते हैं कि नहीं हम लोग। देखो बड़ा सिंपल सा आपको बात बताते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर आप 10 किलोग्राम लिख दिए, इसका मतलब आपने किसी चीज को तौला है, मतलब सीधी बात है आप द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि किलोग्राम किसका मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। अगर आप इसमें गौर करेंगे तो ये जो 10 है ये नंबर है, और नंबर जो होता है ना, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो संख्या है, ये संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये संख्या जो है ना, इसी को आप मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ये जो है मात्रा है, माने कितना वैल्यू, इसका मात्रा जो आया उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाण, ध्यान रखिएगा, परिमाण माने मात्रा, कितना वैल्यू, तो 10। अच्छा, दूसरा जो टर्म है इसको आप क्या बोलते हो, यूनिट। इसको क्या बोलोगे, इकाई। एक चीज आप गौर करना, मात्रा जब तक आप मेजरमेंट नहीं करोगे, क्या मात्रा का पता चलेगा। हम बोले कितना लंबाई है, तो बिना लंबाई मापे तो आपको पता चलेगा नहीं। ऐसे अगर आप गौर करेंगे तो हम तुलनात्मक अध्ययन, तो इजी वे में जो है, आप जैसे कि मान लो हम आपको ये बोले कि 2 लाइन खींच दिए, ये लाइन और एक लाइन और खींच दिए, हम बोलेंगे इसका नाम ए, इसका नाम बी, और आपसे पूछ दे दोनों में कौन बड़ा है, तो फट से आप बता दोगे बी बड़ा है, ए छोटा है। लेकिन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इस बात का जानकारी तो आपको तभी पता चलेगा ना, जब आपको इस पूरे लंबाई का वैल्यू पता हो, फिर ये पूरे लंबाई का वैल्यू पता हो, तब ना हम बता सकते हैं कितना बड़ा है और ऊपर वाला कितना छोटा है। तो मेजरमेंट में एक्यूरेट जो वैल्यू होता है उसको आपको जानकारी में रहना जरूरी है, और उस जानकारी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक यूनिट होना चाहिए, कोई मात्रक होना चाहिए, ठीक ना। तो आप याद रखेंगे, जब आप कोई वैल्यू को निकालते हैं यानी मेजर करते हैं, मापिएगा कि इसका वैल्यू इतना, तो जो वैल्यू हुआ बिना मेजरमेंट का तो आएगा नहीं, जब तक आप मापिएगा तब तक आएगा नहीं।
और साथ में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि किसको हमने मापा है, इसके लिए आप बगल में क्या देते हो, मात्रक। जिसको आपने मापा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई हमने 10 मापा है, लेकिन 10 किसका मापा है, द्रव्यमान को मापा है, लंबाई नहीं द्रव्यमान को मापा है, ठीक है। या मीटर लगा दिया 10 मीटर, तो भाई हमने द्रव्यमान को नहीं बल्कि लंबाई को मापा है। तो आप मीटर, किलोग्राम, सेकेंड ये सब चीज से पहचान करते हो कि आपने किसको मापा है, बात समझे कि नहीं। तो इसमें भौतिक राशि का ये परिभाषा बना दिया, फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू, फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में हम इसी को ऐसे लिखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी कहता है जिसमें मेजरमेंट हो, मेजरमेंट जिसमें हो, और तथा जिसमें मात्रक हो, यूनिट हो, जिसमें ये दोनों पाया जाए आप उसको भौतिक राशि बोल दीजिए। जिसमें मापन हो और जिसके पास कोई मात्रक हो आप उसको सीधे तौर पे भौतिक राशि बोल दीजिए। और ये भौतिक राशि पूरे फिजिक्स को डिफाइन करेगा। क्या बात समझ गए, भौतिक राशि किसे बोलेंगे समझ गए। तो भौतिक राशि में जिसको आप मापते हो, जिसके पास मात्रक होता है, आप वो तमाम टर्म को भौतिक राशि बोल दो। बात समझे। एक उदाहरण देते हैं जो भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि भौतिक राशि लगभग आप सबको जानते हो। जैसे अगर मान लो हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखें, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, आप लोग ये 10th क्लास में पढ़े होंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसका कोई मात्रक तो होता नहीं है, लेकिन आप मापे होंगे। जैसे कि अगर मान लो हम हीरा का बोले, डायमंड का, डायमंड का जो होता है 2.42 ऐसे करके, वाटर का अगर पानी का लेते हो 1.33 ऐसे करके आप पढ़ते हैं। माने निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल, ऐसे ही ना करते हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक बोलते हैं। ये बात आप 10th में पढ़े, नहीं तो फिर से एक बार ये परिभाषा देख लेना, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का जो रेशियो आया, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक इसको बोलते हैं। और आप इसका कैलकुलेशन भी किए होंगे, या इसका वैल्यू तो याद जरूर किए होंगे, छोटा मोटा वैल्यू। आप गौर कीजिएगा, इसका वैल्यू तो है, मेजरमेंट तो हुआ है, लेकिन कोई यूनिट नहीं है। इसको भी आप देख लो, तो आपने इसका मेजरमेंट तो किया है, लेकिन ये यूनिट नहीं है, तो इसको फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली नहीं बोला जाता है। आप समझे। तो कुछ ऐसे आपको क्वांटिटी देखने को मिलेंगे जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो उसको भौतिक राशि के श्रेणी में नहीं माना जाता है। भौतिक राशि उसी को माना जाएगा जिसमें मापन हो और मात्रक हो, दोनों जिसमें हो। जैसे आपको उदाहरण दिए, द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो मापन हो गया कितना 10, और किलोग्राम हो गया मात्रक, इसीलिए इसको हम भौतिक राशि बोले हैं। समय को भौतिक राशि बोले हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोले हैं, फोर्स को फिजिकल क्वांटिटी बोले हैं, लेकिन अपवर्तनांक को नहीं बोलेंगे। ये बात समझ गए। तो हमारे ख्याल से फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये बात आप पूरा अच्छा से समझ चुके होंगे। देखो 11th क्लास का आज से हम लोग शुरू कर लिए हैं। आपका ये जो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट है जो आज से शुरू हो गया है, तो तुम लोग भी अपना थोड़ा सा जो है इस मामले में एक्टिव हो जाओ और अपने आसपास दोस्तों के साथ इसको निश्चित तौर पे शेयर करो। देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ोगे, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा कि बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। हमें तमाम वीडियोस को जो है कंटिन्यू रखना है और कंटेंट पर थोड़ा काम करना है, समझे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, निश्चित तौर पे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे कुछ पढ़ सके, सीख सके, समझे। 11th को ऐसे ही लोग हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन हम कहेंगे आप लोगों को निश्चित तौर पे खूब मेहनत करो, 11th को हवा में मत उड़ाओ, ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा नहीं तो, समझे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे ख्याल से भौतिक राशि आप समझ गए हैं। भौतिक राशि जिसे माप सकते हैं और जिसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट हो उसको भौतिक राशि बोलेंगे। बाकी सब भौतिक राशि इधर जो हम बोर्ड पर दे रखे हैं, लेकिन अपवर्तनांक नहीं है। ऐसा ऐसा ढेर ऐसा उदाहरण आप देखना आगे आपको मिलेगा, ठीक है, जो भौतिक राशि नहीं है। यहां पर अपवर्तनांक भौतिक राशि है तो नहीं है, ध्यान रखना।
अपनी भाषा में नहीं हो तो इसको लिख लेना, ये भौतिक राशि नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग, स्वाभाविक बात है, जब पढ़ रहे हैं तो एकदम सीरियस पढ़ाई पढ़ेंगे, ये नहीं कि आधा अधूरा वाला काम करेंगे, ठीक ना। तो आपको ये तमाम बात जो है नोट्स बनाते भी चलना है साथ में, समझ गए। जितना भी बात आपको हमने बताया है अभी, ये तमाम बातें जो है इसका आपको नोट्स बनाना है, ठीक ना। इसका जो है नोट्स बनाते चलना है। तो पहले आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लो, अभी इसका आप स्क्रीनशॉट लो और इसको जो है अपने नोट्स में अपने अनुसार से इसको अरेंज कर लेना, ठीक है। चलिए, तो एक बात तो आपका ये रहा, पहली बात। अच्छा, ये जो भौतिक राशि जो होता है ना, ये भी कई टाइप के होते हैं। भौतिक राशि में एक भौतिक राशि को बोलते हैं मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि का मतलब होता है जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो खुद अकेले जो है ना, वो एक तरह से कह दो तो सबसे स्वतंत्र है, समझे। जो किसी से बनता नहीं है, वो खुद अकेला स्वतंत्र है, उसको बोलते हैं मूल भौतिक राशि। अब जो किसी से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक हो गया क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि। एक हो गया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, एक क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री माने पूरक भौतिक राशि, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले ई दुगो पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा जो भौतिक राशि है वो दो तरह का, हालांकि दो नहीं बोलो, तीन बोलो, हम सीधे तौर पे यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी बना रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। देखो, मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि का मतलब ही होता है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। माने वैसी भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होता है, उसे मूल भौतिक राशि कहा जाता है। माने स्वतंत्र रहने का मतलब क्या हुआ, जो किसी भी भौतिक राशि के ऊपर में निर्भर नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे आप ऐसे सोचो कि हम अगर कहीं पर फोर्स लिखें, ठीक ना, चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखो, कहीं पर अगर हम फोर्स लिखें तो एफ बराबर, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, एम ए, एफ बराबर एम ए, एकदम मैंने सिंपल सा बात बता रहे हैं। तो फोर्स जो है ना, वो मास से एक्सेलरेशन से मिलके बना है। अच्छा, मास जो होता है ये स्वतंत्र है, ये किसी से मिलके नहीं बना है। टाइम जो होता है ये किसी से मिलके नहीं बना है, बात समझे कि नहीं। तो जो किसी से मिलके नहीं बना है, स्वतंत्र है सबसे, इसके लिए कोई फॉर्मूला आप नहीं लगाते हो, तो हम ऐसे टर्म को, ऐसे भौतिक राशि को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या मूल भौतिक राशि कहेंगे। लेकिन जो किसी दो टर्म से मिलकर के बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो फोर्स क्या हुआ, क्या फोर्स को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। बल जो है वो मूल भौतिक राशि नहीं हुआ, क्योंकि ये द्रव्यमान और त्वरण दोनों को मिलाकर के बना है, और मास अकेला स्वतंत्र है, टाइम स्वतंत्र है, ये किसी से मिलके नहीं बना है। इसीलिए याद रखिएगा, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि का डेफिनेशन आप इसी टर्म के आधार पर ध्यान में रख सकते हो। तो जो किसी अन्य भौतिक राशियों के सहयोग से उत्पन्न होगा उसको व्युत्पन्न बोलेंगे, डेवलप्ड कहीं ना कहीं से आया है। जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल भौतिक राशि। समझ में आया बात? और कुल मिलाकर के मूल भौतिक राशियों का संख्या केवल और केवल 7 है, केवल 7। आप समझे? और इसी 7 पर देखना आपका फिजिक्स पूरा खत्म हो जाएगा। माने 11 12 दोनों या और भी आगे जो होता है वो तमाम बातें जो है ना, केवल और केवल यही 7 पे समाप्त हो जाता है। तो पहले तो आप एक एक बात को एकदम क्लियरली समझ लो कि स्लाइड में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। तो मूल भौतिक राशि पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद व्युत्पन्न, तब संपूरक भौतिक राशि पर आएंगे। समझे बात को? तो मूल भौतिक राशि में हम लोग ध्यान रखेंगे इसका संख्या केवल 7 होता है, जिसमें पहला होता है द्रव्यमान, फिर लंबाई, लेंथ, टाइम समय, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, टेम्परेचर तापमान, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, और एक है आपका आखिरी अमाउंट ऑफ सबस्टांस पदार्थ की मात्रा। तो कुल मिलाकर के ये 7 मूल रूप से भौतिक राशि हमारे पास है, और ये सातों का नाम हमें ध्यान में रखना है। अच्छा,
सबका एसआई मात्रक भी आपको दे रखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे द्रव्यमान को मापेंगे क्या चीज में, किलोग्राम में। लंबाई को क्या चीज में मापेंगे, मीटर में। उसी तरह समय को क्या मापेंगे, कैसे, सेकेंड में। करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा को एम्पियर में। तापमान को केल्विन में। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो कुल मिलाकर के ये हुआ। अच्छा देखो, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, इस सब से तो बहुत ज्यादा तुम लोग परिचित होगा। ये दूगो शब्द जो होता है ना, ये दूगो शब्द से थोड़ा परिचय करवा दे तुमको पहले। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है, जैसे आप एक चीज गौर कीजिएगा, माने टॉर्च का लाइट अगर आंख पे पड़े, गाड़ी का हेडलाइट अगर आंख पे पड़े, तो जरा सोच के देखो, गाड़ी का हेडलाइट का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्यों, उसमें लाइट ज्यादा है, और टॉर्च वाला में थोड़ा सा ओकरा कंपैरिजन में कम होगा। तो इसका मतलब जहां पर तीव्रता ज्यादा है, लाइट का रे ज्यादा है, नंबर ऑफ रे ज्यादा है, विकिरण ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं ज्यादा तीव्रता है। जहां पर नंबर ऑफ विकिरण कम है, इसका मतलब है कि कम तीव्रता है। बात समझ में आया? तो तीव्रता का अर्थ समझ में आया, जहां पर आपको नंबर ऑफ रे, लाइट का किरण ज्यादा मिले तो उसको बोलते हैं ज्यादा लाइट का तीव्रता है, ज्योति तीव्रता ज्यादा है। जहां पर नंबर ऑफ रे कम है उसको बोलते हैं कम ज्योति तीव्रता है। और उसको मापते हैं क्या चीज में, कैंडेला में। उसको क्या चीज में, कौन यूनिट में मापेंगे, कैंडेला में। एक तो ज्योति तीव्रता का कहानी हो गया। अच्छा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा, इसका ऐसा मात्रक मोल होता है। इसको ज्यादातर इस्तेमाल आप देखिएगा केमिस्ट्री में हम लोग खूब करते हैं, आगे करेगा भी। 11th में जब आ गए हो तो देखना मोल का इस्तेमाल खूब होगा केमिस्ट्री में। तो मोल का मतलब क्या, मोल का मतलब होता है, जैसे अगर आपसे हम पूछे कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो लगभग आप क्या बोलोगे, 16 ग्राम। उसी तरह से नाइट्रोजन का कितना, तो लगभग 14 ग्राम। आप एक चीज सोच के देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि बताओ भाई कितने ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम हुआ, कितने नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 ग्राम हुआ, तो सीधे तौर पे फट से देख के बताएगा एक ऑक्सीजन 16 ग्राम, एक नाइट्रोजन 14 ग्राम। लेकिन ये गलत है, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक ऑक्सीजन अगर 16 ग्राम हो गया तो हम लोग जो ऑक्सीजन गैस जो हमेशा खींचते रहते हैं, उसके हिसाब से तो ये 32 ग्राम हुआ, 2 ऑक्सीजन। अच्छा, 2 ऑक्सीजन अगर 32 ग्राम है, एक बार में हम सांस लेते हैं तो कई लाख ऑक्सीजन गैस अंदर चला जाता है, मॉलिक्यूल। आप एक बात बताओ, उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, 32 ग्राम एगो है, तो हम लोग तो एटम बम की तरफ फटेंगे। एक बार सांस लिया, ब्लास्ट किया, मर गया, ऐसा ही ना घटना घटेगा। तो 1 ऑक्सीजन का या 2 ऑक्सीजन का ऐसे ग्राम में आंसर नहीं होता है, ध्यान रखना। इसको मापा जाता है बेसिकली एवोगाड्रो नंबर में, जिसको बाद में मोल बोला गया, उसी को मोल कहा जाता है। तो याद रखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23, इतना जो एवोगाड्रो नंबर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ये मोल के बराबर होता है। बात समझे, 1 मोल के बराबर होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है इसका परमाणु द्रव्यमान, तो आप समझ लो इतना ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम होगा। 6.022 इंटू 10⁻23, इतना ऑक्सीजन का नंबर लोगे तब 16 ग्राम होगा। आज समझ में आया कि नहीं? ये नहीं कि एगो ऑक्सीजन 16 ग्राम में बोल दोगे। ये संख्या बहुत बड़ा है, ये कोई छोटा मोटा संख्या नहीं है। आप समझे, बहुत बड़ा संख्या है। एवोगाड्रो नंबर के एवोगाड्रो साहब ने ये दिया था, समझे कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलेंगे मोल। और पदार्थ का जो मात्रा, जो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या केमिकल का जो मात्रा आप मापते हो, उसको मोल में मापा जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो ये है जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म जोड़ा हुआ है, वह है डायमेंशन। और ये तत्काल में हम जो डाले हैं, ये आपको याद करने के लिए डाले हैं। देखो, आगे जा करके हम लोग बीमा सूत्र पढ़ने वाले हैं, और बीमा सूत्र होता क्या है, इसका चर्चा हम लोग बीमा में ही करेंगे। अभी यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट इसको तो शुरू किए हैं, अभी एकदम बेसिक बेसिक बात जानना है कि भौतिक राशि क्या है,
भौतिक राशि कितने प्रकार के होंगे, फिर भौतिक राशि के प्रकार का मतलब क्या हुआ, एकदम पहले बेसिक बेसिक एकदम सामान्य बात जो है एकदम सीखते चलना है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बड़ा बड़ा टॉपिक से परिचय होते जाएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने के लिए खूब हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन अभी एकदम बेसिक बात पढ़ना है, समझे। तो भौतिक राशि क्या ही समझ गए। फिर भौतिक राशि में माने अगर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोलिए तो उसमें आपका पहला आया फंडामेंटल भौतिक राशि। अच्छा, फंडामेंटल का मतलब होता है जो किसी पर निर्भर ना करे, खुद स्वतंत्र हो, किसी फॉर्मूला से बना नहीं हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं मूल भौतिक राशि। ठीक है, मूल भौतिक राशि का संख्या हो गया 7। 7 में दूगों के बारे में तुमको एक्स्ट्रा बात जो जानना था वो हम बता दिए। सातों का नाम, सातों का ऐसा ही मात्रक याद रखना है, लेकिन जब बीमा सूत्र पढ़ेंगे तो इसी सातों से क्वेश्चन भी बनाएंगे। 7 को छोड़ो, ज्यादातर क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ते हैं 5 तक, ये दूगों का तो इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। इसका मतलब शुरुआत में जो आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, इसका सब का बीमा आपको याद रखना है, समझ गए बात को। पहले सब का बीमा याद रखना है और उस समय हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। जब बीमा सूत्र पढ़ना शुरू करेंगे तो उस समय इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, समझे। तो क्या करना है, पहले द्रव्यमान का बीमा होगा एम, माने द्रव्यमान में एम, मास का पहला लेटर कैपिटल एम, तो कैपिटल एम लिखो, ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। अब बॉक्स में जैसे ही बंद कर दिया ऐसे एम लिखते हैं, बॉक्स में बंद कर दिए, तो इसको बोलेंगे द्रव्यमान का बीमा सूत्र। ये बीमा सूत्र है। अभी इस पर टेंशन नहीं लेना है, इन्हें की दिमाग में भर लेना बीमा सूत्र तब पढ़ भी नहीं किए, अरे बीमा सूत्र शुरू भी नहीं किया, बीमा सूत्र क्या है कैसे निकलता है सब बात करेंगे हम लोग, डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी खाली ध्यान रखना द्रव्यमान का बीमा सूत्र माने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का 7 को तो है, सातों का बीमा सूत्र हमें ध्यान में रखना है, ठीक है बात। चलो अब बताओ द्रव्यमान का बीमा सूत्र क्या होगा, एम। लंबाई पे आ जाओ, लेंथ का पहला लेटर एल, तो एल का कैपिटल एल यहां लिखो और वही बॉक्स में बंद कर दो, ये लंबाई का बीमा सूत्र हो गया, समझ गए बात। उसी प्रकार से अगला टाइम का पहला लेटर टी, कैपिटल टी ले लो, ये इसका बीमा सूत्र हो गया, ठीक है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं हुआ, दुगो लेटर से मिलकर के बना है करंट, दुगो वर्ड से बना है, करंट से और इलेक्ट्रिसिटी से। तो एकरा में क्या किया गया कि इस करंट का कोई वर्ड नहीं लिया, एम्पियर का पहला लेटर है ए, यही इसका बीमा सूत्र हो गया। लेकिन कुछ लोग इसका बीमा सूत्र जो है आई भी मान लिए, आई, समझे, और इसको बॉक्स में बंद कर दिए। वैसे करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं आई से। तो याद रखना ये जो आई है, आई विद्युत धारा का बीमा भी होता है। तो विद्युत धारा का दूगो बीमा, या तो तुम ए लिखो और नहीं तो आई लिखो। और याद रखना ये बात भूलना नहीं, जो जितना बात बताते चले इसको भूलना नहीं है, नहीं तो आगे जाकर के चीजें समझ में नहीं आएगा, एकदम गारंटी है नहीं समझ में आएगा। जब बीमा सूत्र पढ़ेंगे ना और बीमा सूत्र निकालना जब सिखाएंगे तो बस देखते रह जाओगे कहां से ए लाए कहां से आई लाए। तो याद रखना करेंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का बीमा सूत्र होता है या तो ए और नहीं तो आई, दोनों में से कोई एक को लिखना है, या तो ए लिखो और नहीं तो आई लिखो, ये नहीं कि दोनों लिख देना है, एक कोई लिखना है, तुम्हारा जो मर्जी हो वो लिखना, लेकिन ये दोनों में से कोई एक हो, याद रखना है दोनों। ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा वैसे टिक मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर, तापमान का पहला लेटर टी है, टाइम का भी पहला लेटर टी है, तो कंफ्यूज हो जाएगा लोग अगर दोनों टी ले ले हम बीमा सूत्र तो। इसीलिए तापमान का बीमा सूत्र जो है केल्विन का पहला लेटर लिया गया के, बात समझ में आया। केल्विन क्यों लिया गया केल्विन का पहला लेटर, क्योंकि टेम्परेचर और टाइम ये दोनों जो है मैच कर रहा था, दोनों का पहला लेटर, तो इसका जो पहला केल्विन का लेटर होता है वही इसका बीमा सूत्र बन गया, किसका, तापमान का। लेकिन इसका भी लोग एक और ले लेते हैं और वो ले लेते हैं थीटा, थीटा जो है लिखना छोड़ दिए थे, थीटा इसको भी लिख लेना है तुमको, समझ गए बात को। तो फिर से सुन, तापमान का भी बीमा सूत्र अब दूगो हो गया, या तो के ले लो और नहीं तो थीटा ले लो, ठीक है, या तो के ले लो और नहीं तो थीटा ले लो, ये दोनों में से जो चाहो आप ले लो, ठीक है, ये दोनों में से जो चाहो आप ले लो, या तो के ले लो और नहीं तो थीटा ले लो।
तो दूगों का यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का और टेम्परेचर का, ये दो ऐसा भौतिक राशि है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसका दूगो बीमा है। जैसे करंट का बीमा देख लो ए और आई दोनों है, उसी तरह से तापमान का बीमा के और थीटा दोनों है। ये बात याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ो। लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का जो बीमा सूत्र होता है उसमें कैंडेला का CAD ही लगा दो, उसी को बॉक्स में बंद कर दो, स्मॉल लेटर में भी बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी तरीका से अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा, मोल जो होता है इसका MOL लगा दो और उसको बॉक्स में बंद कर दो। ठीक ना। लेकिन हमें तो पूरा का पूरा जितना भी टर्म है सब याद चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए बड़ा समस्या हो जाएगा, बातें समझ में आगे आना कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसीलिए ये तमाम बातें जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, तो ये सब भी नोट्स में बनाते चलना है। तो क्या करना है, अभी इसको पहले स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपना लिख लेना नोट्स में। ठीक है, और जितना बात जैसे जैसे बताते चल रहे हैं वैसे वैसे ये तमाम बातें जो है वो ध्यान में रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको भूलना नहीं है। बात पकड़ में आया? ठीक है, चलिए एक और भौतिक राशि है उसको हम लोग देखेंगे। देखो एक और भौतिक राशि है, माने एक और क्या, इस पर तो और बात करना है हमें। जैसे फंडामेंटल के बाद हम तुम लोगों को बताए भी थे, चर्चा किए थे, एक भौतिक राशि होता है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि का डेफिनेशन बताए थे, ऐसा भौतिक राशि जो किसी से उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर दोगे तो एग्जाम्पल में हम तुमको बताए थे फोर्स, बल, उसके अलावा और भी जितना भी आप ले लो जो जिसका फॉर्मूला होता है, डेंसिटी, घनत्व, ठीक है, एरिया, क्षेत्रफल, 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 ETC, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब उदाहरण है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का। देखो मूल भौतिक राशि का संख्या था 7, लेकिन व्युत्पन्न भौतिक राशि का संख्या जो होता है वो तो आप मान के चलो कि जितना भी फिजिक्स में फॉर्मूला बन गया सब, इसका संख्या फिक्स नहीं होता है ना। माने आप ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म को जानते हो जिसका फॉर्मूला होता है, जिसके बारे में हम लोग ये बात जानते हैं कि वो किसी ना किसी से मिलके बना है, तो उसका संख्या फिक्स नहीं है। जो शेष बच गया सब का सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, खाली बस दूगों को छोड़ के जो सप्लीमेंट्री में आएगा, समझे, उसका हम चर्चा अभी करेंगे थोड़ा देर में। लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जो 7 बच गया उसको आप छोड़ दो, तो बाकी जितना भी फॉर्मूला वाला भौतिक राशि बच गया, फिजिकल क्वांटिटी बच गया, सबको हम क्या बोलेंगे? सबको व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलेंगे। देखो अब इस सब शब्द से तो ऐसा परिचय हो जाना चाहिए जैसे ABCD से परिचय है, ये नहीं कि बार बार हम फिजिकल क्वांटिटी बोले और दिमाग में ऐवे नहीं करे कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। ऐसा नहीं कि दिमाग में क्वेश्चन ये उठते रहे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। भौतिक राशि माने जिसको माप सकते हैं, जिसके पास मात्रा के सब भौतिक राशि। लेकिन भौतिक राशि को भी कैटेगरी में बांटा गया, फंडामेंटल जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, जो सभी से स्वतंत्र है, किसी से बना नहीं है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल। जो फंडामेंटल से मिलके बना है उसको बोलते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। यही है व्युत्पन्न भौतिक राशि जो फंडामेंटल से मिलके बना है, यानी उसी 7 से मिलके फिजिक्स का पूरा फॉर्मूला बना हुआ है। जितना फॉर्मूला पढ़ोगे वही 7 से मिलके बना है, और उस सब को अलग से एक नाम देते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसे एक बात बताओ, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, स्पीड, चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय। तो कुल मिलाकर के बात यहां पर यह है कि ये जो स्पीड है ना, ये 2 टर्म से बना है, एक बना है दूरी से और एक बना है टाइम से। टाइम है मूल भौतिक राशि, नहीं हो तो देख ले, मूल भौतिक राशि टाइम है। इधर गया भाई टाइम, टाइम जो है ये मूल भौतिक राशि है। अच्छा, वो जो दूरी था, दूरी भी तो लंबाई होता है एक प्रकार का, दूरी विस्थापन,
उसके अलावा जो कुछ टर्म आप देखते हो, देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, ये सब क्या है? सब का सब जो है लंबाई ये तो है एक तरह से, लेंथ ही तो है। सबका मात्रक क्या लिखते हो? मीटर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही मात्रक की बात कर रहे हैं, सबका मात्रक मीटर। इसका मतलब अगर हमने दूरी लिया है तो क्या दूरी को हम लेंथ नहीं बोलेंगे? तो अब जरा सोच के बताओ, ये जो चाल है, ये चाल बना किन किन चीजों से है? फंडामेंटल भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूरी से बना, समय से बना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना। इसीलिए चाल को हम बोलेंगे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, चाहे कोई फार्मूला ले लो, फार्मूला का शुरुआती आधार जो होगा वो क्या होगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा। जैसे देखो, अगर F बराबर ma लिया था तो इसमें मास तो फंडामेंटल है ये। त्वरण को देखोगे ना, तो त्वरण बराबर आप लोग 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, चेंज इन वेलोसिटी बट्टा चेंज इन टाइम। डेल्टा v बट्टा डेल्टा t का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बट्टा चेंज इन टाइम, या टाइम इंटरवल इसको बोलते हैं। एक बात बताओ हमको, ये वेलोसिटी भी तो बनता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बट्टा समय से। तो विस्थापन फिर आ गया, समय फिर आ गया, इसका मतलब ई भी बना है फंडामेंटल से, ई भी फंडामेंटल है ये है। तो ई जो बना है एक्सेलरेशन, ई भी फंडामेंटल से बना है, ई तो फंडामेंटल है ये है, मूल भौतिक राशि है ये है। तो कुल मिलाकर के अगर गौर करोगे तो सब जो है मूल भौतिक राशि से ही बना है। ये जो फोर्स है ये किससे बना? मूल भौतिक राशि से। तो जो मूल भौतिक राशि से बनेगा उसका नाम देंगे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। समझ में आया बात? आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो और ये तमाम बातें आप नोट्स में ध्यान में रखते चलो। देखो, नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि उसका रिवीजन करने के लिए हमारे पास एक औजार है, समझे? जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका हथियार होना चाहिए रिवीजन करने का, जो एक एक बात को ध्यान में रखने में हमें सहयोग करे। तो नोट्स का मतलब यही होता है। नोट्स फेयर कॉपी थोड़ी है कि हमने पढ़ा है 9th भी, 10th भी, 11th भी, 12th भी, दिखाने के लिए कि 11th 12th पढ़े, इसके लिए थोड़ी बनता है। नोट्स का मतलब है रिवीजन करने में वो काम आएगा। समझ गए बात को? तो इसका जो है नोट्स में आपको शामिल कर लेना, एकदम आज से पूरा एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ एकदम लग जाना है, जुड़ जाना है। समझे बात को? तो इतना बात पहले आप कवर कर लीजिए। अच्छा, अब आगे हमारा एक और बात है और वह है सप्लीमेंट्री। हम बताए थे एक जो होगा ना पूरक भौतिक राशि होगा। तो ई भौतिक राशि का मतलब क्या हुआ? देखो, पूरक भौतिक राशि का मतलब होता है कि एक ऐसा भौतिक राशि, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मात्रक आप मानते हो, या ये कह दो किसी और टर्म में लिया जाता है, या ये कह दो कि जिसका मात्रक होगा लेकिन उसका बीमा नहीं होगा। देखो, फंडामेंटल में क्या था? SI मात्रक भी था और उसका बीमा भी था। ठीक है, और डेराइव यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि जब लिए हो और बनबे किया है फंडामेंटल से, इसका मतलब डेराइव का मात्रक भी होगा, बीमा उसका भी होगा। माने मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि दोनों का मात्रक और बीमा दोनों होगा, लेकिन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक तो होगा, बीमा नहीं होगा। ध्यान रखना, those physical quantities which are dimensionless but have a specific unit, माने वैसी भौतिक राशि जो बीमाहीन होती है परंतु उसका कोई विशिष्ट मात्रक होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूरक भौतिक राशि। और पूरक भौतिक राशि दो युग होता है, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल, ठोस कोण। ये दोनों का हम डिटेल अध्ययन करेंगे। हालांकि प्लेन एंगल तो तू लोग देखबे किया है, अरे जो थीटा जो एंगल बनता है, इतना अगर घुमाओगे तो ये थीटा एंगल बना, तो ये थीटा एंगल जो बना ये क्या है? प्लेन एंगल ही तो है, समतल कोण ही तो बना है। आप इसको एंगल जो आप देखते हो, जो कोण हमें जो दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये प्लेन एंगल है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का, अच्छा सप्लीमेंट्री का मतलब एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे या सुना भी होगा, जब आदमी परीक्षा में 10th वगैरह में फेल कर जाता सप्लीमेंट्री देता नहीं सहयोग करने के लिए, तो आप उसी तरह से इसको सहयोग वाला समझ लो, ये भी सहयोग करता है। इसका कोई अपना कोई मात्रक एक्चुअली में तो होता नहीं है, अगर इसका फॉर्मूला से निकालोगे तो कोई मात्रक वैसे टर्म में होता नहीं है, लेकिन पाई के टर्म में जब आप थीटा लेते हो तो उसको क्या बोलते हो? रेडियन, पाई रेडियन, पाई बट्टा 2 रेडियन। और थीटा जब लेते हो डिग्री में तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे। तो डिग्री में जब लेते हैं तो डिग्री कोई मात्रक थोड़ी ना है, डिग्री मात्रक नहीं होता है।
डिग्री तो एक तरह से कह दो तो टुकड़ा का संख्या है। जैसे मान लो एक वृत्त है, सर्किल है, तो सर्किल को 360 टुकड़ा में बांट दो तो एक बार पूरा घूमो तो कहते हैं 360 डिग्री। बात समझे कि नहीं? तो उसका आप ऐसे समझो वो कोई मात्रक नहीं है, समझे। पाई में जब लेते हैं रेडियन तो वो यूनिट है, और उसका हम लोग चर्चा करेंगे इन दोनों भाग में, ये दोनों पर हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि किसको बोलेंगे? हालांकि इसको तो भौतिक राशि जबरदस्ती में बोलते हैं हम लोग, इसको आप ऐसे बोल दो ये सहायक है केवल, ठीक ना, ये सहयोग करने वाला है केवल। तो फिर भी चलो अब नाम दे दिया है तो इसको ध्यान में रखना है, और ये हम नाम नहीं दिए हैं, बात समझे कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलेंगे पूरक भौतिक राशि। पूरक भौतिक राशि का मतलब जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो, बीमा नहीं हो। आप याद कीजिए दुन्नु, इससे पहले वाला का बीमा था, मात्रक भी था, इसका मात्रक होगा, बीमा नहीं। जैसे प्लेन एंगल को मापा रेडियन में, इसको मापेंगे स्टेरेडियन में, समझे, इसको रेडियन में, इसको स्टेरेडियन में मापेंगे। लेकिन इन दोनों का कोई बीमा नहीं होता है, ये बीमाहीन होता है, इसका कोई बीमा नहीं होगा। इसीलिए इन दोनों भौतिक राशि को, इन दोनों भौतिक राशि को क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो ही तरह का होगा, ध्यान रखना, मात्र और मात्र दो तरह का होगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है, अच्छा वीडियो लेक्चर को समाप्त करने से पहले इसका भी स्क्रीनशॉट लो और इसको भी एकदम नोट्स में शामिल कर लेना है और बढ़िया से तैयार रखना है। आज का जो वीडियो लेक्चर है 11th का, ये पहला वीडियो लेक्चर है, और अब हम तुम्हारे लिए भी रेगुलर वीडियो बनाएंगे। रेगुलर बोले तो माने जो अल्टरनेट में अभी चल रहा है वो बनाएंगे, और धीरे धीरे करके हम स्पीड बढ़ाएंगे। इसलिए इस बात को लेके घबराना नहीं है कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाइए, जल्दी जल्दी सिलेबस को आगे बढ़ाइए। सिलेबस के लिए टेंशन नहीं लेना है, बात को सीखते चलना है। और दूसरी बात, किताब भी पढ़ना है सभी लोगों को। देखो, जिन लोगों ने 11th में इस बार फिजिक्स पाठशाला ज्वाइन किया है, उन तमाम लोगों को ये बात, हालांकि ऐसा नहीं है कि जो फिजिक्स पाठशाला पर पढ़ रहा है उसी को ये सलाह है, सलाह सबको है, लेकिन फिजिक्स पाठशाला में जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनको विशेष तौर पे, क्योंकि हमारा जिम्मेवारी बनता है कि आपको उस तरह का सलाह दे, उस तरह का दबाव आप पर दें कि आपको सीखना है, ठीक ना। देखो, आपका काम है फिजिक्स के जो किताब हैं एनसीईआरटी, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, एक तरीका से, सिलसिलेवार तरीका से। और हम भी तुमको जो टॉपिक पढ़ाएंगे एकदम सिलसिलेवार तरीका से, ये नहीं कि जहीं तहीं से कोई टॉपिक शुरू कर दिए, कोई भी टॉपिक कहीं से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, एकदम सिलसिलेवार तरीका से। नोट्स भी तुम्हारा बनवाएंगे तो सिलसिलेवार, ताकि बाद में रिवीजन करने में सुविधा हो, समझने में सुविधा हो। सीक्वेंस में अगर बात नहीं बताया जाएगा तो समझ लीजिए वो खिचड़ी बन जाएगा, जैसे तैसे रह जाएगा। इसीलिए हम सारा बात तुमको बताएंगे सीक्वेंस में, एकदम क्रमबद्ध, पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, ऐसे एक क्रम बनेगा, तो वो चीजें तुमको समझ में बहुत बढ़िया से आएगा। समझे कि नहीं बात को? तो क्या करना है, एनसीईआरटी का किताब भी साथ में रखना है, और जो बात हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको लिखवा रहे हैं, इसको भी आप अपने नोट्स में शामिल रखेंगे, तो नोट्स रिवीजन करने के काम आएगा। और शुरुआती दौर में सीखने के लिए एनसीईआरटी किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक एक बात समझना है, उसमें क्या लिखा है उस बात को समझने का प्रयास करना है। और अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लोग कहते हैं एनसीईआरटी इतना हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता है। अरे ऐसा नहीं होता है। आप एक बार में चाहते हो पूरा फिजिक्स हम सीख जाए, कहाँ से होगा? एक बार माने हजारों वर्षों, कई वर्षों के बाद माने लोग ट्राई करके, एक एक रिसर्च करके एक एक बात को उसमें रखे हैं, और उसको हम एक दिन भी नहीं देना चाहते हैं, तो कहाँ से वो समझ में आएगा? कोई भी बात को बार बार जब रिपीट करोगे तो धीरे धीरे करके वो चीजें समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, समझे। 1 घंटा ही पढ़ो रोज, 1 घंटा रोज, माने क्लास छोड़ के जो पढ़ते हैं, माने आप कोचिंग जाते हो या हमारा वीडियोस देखते हो, तो उसको छोड़ करके 1 घंटा आप रोज टाइम दो। सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए बोल रहे हैं फिजिक्स में, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी अलग अलग 1-1 घंटा। तो 1 घंटा अगर आप रोज दो, उतना में भी धीरे धीरे आपका आदत बन जाएगा और आप धीरे धीरे सीखना शुरू कर दोगे। समझ गए बात को? तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ये बात को मानना है, और ढंग से शुरू से, ये नहीं कि परीक्षा टाइम में देखा जाएगा, शुरू से कर्म वाइज अगर काम करते चला जाएगा, ठीक ना, इसी तरह से अगर चला जाए तो आखिरी टाइम में दबाव नहीं बनेगा, हमारा काम धीरे धीरे आसान होते चला जाएगा। समझ गए? तो इतना बात आप मानोगे, और
वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओगे। लोगों को जोड़ना है, समझ गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और सभी लोग फायदा उठाएं इससे, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग इसके बाद यानी दोनों का डिटेल अध्ययन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसका डिटेल अध्ययन जो है अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें करेंगे। लेकिन यहां तक सभी लोग पहले पढ़ लेंगे बढ़िया से, पूरा एक एक बात जो एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उस वीडियो लेक्चर में।